राष्ट्रवाद में चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद यह अहम सवाल है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी ने फिर सत्ता काबिज की, तो वो भी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता काबिज की। लेकिन बीजेपी ने एक दिन में हासिल नहीं किया, बल्कि साल भर पूरी रणनीति के तहत बीजेपी ने काम किया और तब जाकर यह मकाम हासिल किया। और यही वजह है कि आज बीजेपी की जीत का कोई तोड़ नहीं है। बीजेपी साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहती है और इसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 5 राज्यों में चुनाव नतीजों के ठीक बाद जहां विपक्ष आराम कर रहा है, तो बीजेपी जीत का जश्न मनाने के साथ साथ नए मिशन में भी जुट चुकी है। यानी कल शाम नतीजे आए, एक दिन का आराम नहीं किया, कोई छुट्टी नहीं की और सीधा जुट गए अगले मिशन में। पीएम मोदी आज गुजरात के मिशन पर जुट चुके हैं और इसी साल के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल 2022 की पहली बाजी जीतने के बाद बीजेपी 2022 की अगली बाजी जीतने के लिए अभी से जुट गई। पीएम मोदी ने 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की गई। पीएम मोदी ने गुजरात में विजय का शंखनाद कर दिया है और उसके बाद ये तस्वीरें सामने आने शुरू हो गई। लेकिन एक तरफ बीजेपी एक्शन मोड में है तो विपक्ष आराम फरमा रहा है। विपक्षी दल चुनाव से 6 महीने पहले जागते हैं और जब तक उनकी रणनीति बनती है तब तक चुनाव हो चुका होता है और नतीजा सामने है। कल आपने देखा है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि कल चुनावी नतीजों के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी मिशन गुजरात पर हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। तो वहीं योगी आदित्यनाथ नई सरकार पर मंथन कर रहे हैं। एक रोड मैप तैयार कर लिया गया है कि अब आगे सरकार में 5 साल क्या कर रहा है। राहुल गांधी ट्वीट करके हार स्वीकार कर चुके हैं, अब इनएक्टिव है। प्रियंका गांधी ट्वीट करके हार स्वीकार कर चुकी हैं, फिलहाल इनएक्टिव हैं। अखिलेश यादव ट्वीट कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन फिलहाल अभी इनएक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, अपना पल्ला झाड़ चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट कर चुके हैं, हार स्वीकार कर ली। ये बुनियादी फर्क है बीजेपी में और दूसरी पार्टियों में, जिसके नतीजे आपके सामने कल आ चुके हैं। 4 राज्यों में जीत के साथ ही बीजेपी ने मिशन 2024 की भी तैयारी शुरू कर दी है। कल जीत के ठीक बाद बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने संदेश दे दिया है। जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो इस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। और अब आपको बता दें कि किन किन राज्यों में बीजेपी की सरकार मौजूदा वक्त में हो चुकी है। बीजेपी की जो ताकत लगातार बढ़ रही है उसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं, एक मैप आपको दिखाते हैं। देश के नक्शे में बीजेपी सरकार देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की मौजूदा सरकार है। गुजरात में सरकार है, 2022 के अंदर फिर चुनाव होने हैं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार बना चुकी है। हरियाणा में बीजेपी सरकार बना चुकी है, मौजूदा बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में कल शाम दोबारा सरकार बनाई। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बिहार में बीजेपी की सरकार है, गठबंधन के साथ बीजेपी की सरकार है। उसके अलावा आप देखिए सिक्किम में देखिए और असम में देखिए बीजेपी की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए बीजेपी की सरकार बनी हुई है। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। गोवा में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। कल शाम आपके सामने नतीजा है, सरकार ने रिपीट किया। तो ये पूरे भारत के नक्शे में बीजेपी के प्रभुत्व वाली, बीजेपी की सरकार वाली राज्य हैं। मेघालय की बात कीजिए, नागालैंड की बात कीजिए, पुडुचेरी की बात कीजिए, ये हर जगह हर राज्य में आप पूरे मैप को देखें तो लगभग 70% भूभाग पर बीजेपी की सरकार काबिज हो चुकी है। अब महज 5 साल पीछे चलते हैं और आपको 2017 से 2022 की बात बताते हैं। 2017 में 13 ऐसे राज्य थे जहां बीजेपी की सरकार थी और सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 40% का वोट शेयर हासिल हुआ। एक बात आपको बता दूं इसमें कि 2017 से पहले के जो चुनाव थे, अमूमन ये देखा जाता था कि 30 से 32% के आसपास पर सरकारें बन जाती थी और 45% का कुल पहली दोनों पार्टियों का, यानी जो जीती है और जो पहली पार्टी रनर अप है,
उन दोनों पार्टियों को मिलाकर के इतना वोट प्रतिशत होता था जितना 2017 में बीजेपी ने हासिल किया। 5 साल बाद फिर चुनाव होता, साल 2022, तब तक देश भर में बीजेपी 17 राज्यों में सरकार बना चुकी होती है और उत्तर प्रदेश में 40% की जगह 41.3% वोट शेयर हासिल करती है। यानी सीटें भले ही 2017 के मुकाबले घटी हों, लेकिन लोगों का विश्वास बढ़ा है। वोट शेयर बीजेपी का 2017 के मुकाबले, 5 साल पहले के मुकाबले बढ़ा है। अब बताते हैं कि आपको कि मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी जिसको कहा जाता है कांग्रेस, वो बीजेपी के सामने कहां खड़ी। आप देखिए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर है, जबकि बीजेपी 273 सीटों पर। अगले राज्य की बात कीजिए, उत्तराखंड में बात कीजिए, कांग्रेस 19 सीटों पर है, जबकि बीजेपी 47 सीटों पर काबिज हो चुकी है। गोवा में कांग्रेस 12 सीटों पर है, जबकि बीजेपी 40 में से 20 सीटों पर काबिज हो चुकी है। मणिपुर में कांग्रेस 5 सीटों पर है, जबकि बीजेपी मणिपुर में 60 में से 32 सीटों पर फतह हासिल कर चुकी है। पंजाब में कांग्रेस 18 सीटों पर है, लेकिन बीजेपी यहां कम है, 2 सीटें बीजेपी इस दफा जीत पाई है। अब इन तमाम राज्यों का कुल योग निकालिए तो कुल 690 विधानसभा सीटें बैठती, जिनमें से कांग्रेस के पास 55 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 374 सीटें हैं इन 690 सीटों में से। यानी लगभग 48-47% के आसपास बीजेपी के पास इन 5 राज्यों में सीटें हासिल हुई। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल ये कि क्या बीजेपी को हराना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चला है। राष्ट्रवाद में सवाल ये कि मोदी के इलेक्शन मोड के सामने क्या सब फेल नजर आ रहा है। राष्ट्रवाद में सवाल ये कि मुफ्त राशन और चुस्त प्रशासन के सामने क्या विपक्ष फेल हो चुका है। सवाल है कि 2024 में मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होने जा रहा है। इन्हीं सवालों के साथ राष्ट्रवाद की शुरुआत करते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, तारुफ कराते हैं। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। पंकज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस से। हमारे साथ पिंटू यादव जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और अंजलि राय हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत सर मैं आपसे कर लेता हूं, पंकज शर्मा जी, कि मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी अब तक कांग्रेस मानती आई थी अपने आप को, लेकिन क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि पिछले कल शाम 5 राज्यों के नतीजों के बाद कि बीजेपी के इलेक्शन मोड के सामने कांग्रेस तो कम से कम कहीं टिकती नहीं है? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं। ये जरूर है कि मैं कांग्रेस की विचारधारा से अपने को ज्यादा नजदीक पाता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं ऐसा नहीं है। तो ये बात मैं थोड़ा साफ कर देना चाहता हूं। अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत है, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। दरअसल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जीती जरूर है, यूपी में फिर से आ गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप भी जानते हैं कि उसकी सीटें 57 सीटें कम हुई हैं। और 2019 लेकिन वोट प्रतिशत 1.3% बढ़ा है सर, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। मैं बताता हूं, गिर गया है वोट प्रतिशत। आपको अगर याद हो तो 2019 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 274 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली थी। अब वो रह गई 255। और 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिले थे 49.5% वोट, तो वो वोट गिर गए हैं 6.5%। इस तरह देखिए कि 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का ग्राफ कितना नीचे आया है। 2017 सर एक लाइन मुझे याद आ रही है पंकज जी, कि दिल को समझाने को गालिब ख्याल अच्छा है। आप लोकसभा चुनाव से कंपेयर कर रहे हैं तो बात ठीक है, मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूं। अपनी जी अवस्थी जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि उसके बाद मैं आऊंगा शहजाद के पास, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या ये सही आकलन है कि विधानसभा चुनाव को विधानसभा चुनाव से कंपेयर ना करके आप लोकसभा चुनाव से कंपेयर करें? ऐसा आनंद जी, बड़ी साफ सी बात है। एक शेर तो आपने बोल दिया, तो शेर से भी अगर समझ में ना आए तो फिर ये कहूंगा कि इसी तरीके के नैरेटिव और इसी तरीके के बहाने बना बना करके हारते रहें और हारते रहें और हारते रहें, लगातार हार रहे हैं और हारते रहेंगे। झूठ बोल करके कब तक जीता जा सकता है? 1-2 चुनाव जीते जा सकते हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने जीता है, लेकिन बात सवाल ये है कि जितने भी इन्होंने मुद्दे उठाए जी, उन मुद्दों पर जनता ने अपना वोट इनको नहीं भाजपा को दिया है।
कोरोना काल में महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु की हालत क्या थी सबको मालूम होनी चाहिए। मुझे लगता है मीडिया को भी दिखानी चाहिए कि कितनी जनसंख्या थी और कितने लोगों को उसमें काल कवलित होना पड़ा, और उत्तर प्रदेश में हालत क्या थी, कितनी डेंसिटी थी रहने की, और कितने लोगों के साथ वहां की सरकार ने अपना साथ दिया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में होना चाहिए। केरल में तो अभी तक चलता देखा था। अरे बात सुनिए ना, सुन तो लीजिए ना, गंगा का हाल तो आज भी देख लीजिए ना। आप ये बताइए कि पंकज जी, आप यहाँ बैठ करके कह रहे हैं प्रयागराज के लोगों को नहीं मालूम था? प्रयागराज के लोगों ने नहीं देखा, आपने यहाँ बैठ के देख लिया। आपने यहाँ बैठ के देख लिया, प्रयागराज के लोगों ने नहीं देखा। प्रयागराज के पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने कहा, पंकज जी सुन लीजिए, कि मुझे वैक्सीन नहीं, मुझे एक योगी दे दीजिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में कंट्रोल कर लूंगा, नियंत्रित कर लूंगा कोरोना को। आप नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं सुनेंगे ना, मत सुनिए, हारते रहिए आप। पूरे देश में मेडिकल माफिया में जो पूरे 403 में से 2 सीट ला करके कहिए कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, भाजपा की बहुत खराब है। अभी एक नैरेटिव बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की सीटें बहुत बढ़ी है, 3 से 77 हुई पश्चिम बंगाल में, तो वो कोई जीत नहीं थी, वो कोई जीत नहीं थी। 3 से 77 पश्चिम बंगाल में भाजपा की हुई, तो वो जीत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 47 से 112 हो गई, तो ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और तमाम ये कांग्रेसी हारने वाले अखिलेश यादव की इस सीट बढ़ोतरी में बड़े खुश हो रहे हैं। हो ना, बिल्कुल होना चाहिए उनको। अखिलेश यादव के खिलाफ आपने अखिलेश यादव का सवाल मैं सर पिंटू यादव से ले लूंगा इस बारे में, लेकिन मैं शहजाद जानना चाहूंगा आपसे कि सीटों का नुकसान कांग्रेस नहीं, ये एक ही है जी, ये सब एक हैं, ये सब एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये झूठ बोलने वाले हैं सब। इस विधानसभा चुनाव में तो सर अलग अलग है, बोल करके इस विधानसभा चुनाव में कम से कम प्रत्यक्ष तौर पर दोनों अलग अलग है। जिनको आप लाभार्थी कहते हैं ना, जिनके पास तक पहुंची है सरकार की योजनाएं, उनको मालूम है कि सरकार ने मेरे, मैं यही सवाल लेकर शहजाद आपके पास में आ रहा हूं सर, कि अभी तक चुनाव से पहले लगातार ये कहा जाता कि डबल इंजन की सरकार ने काम नहीं किया, केंद्र की योजनाओं का लोगों को फायदा नहीं मिला, जितनी योजनाएं चलाएगी लोगों तक पहुंची नहीं। आज दलील दी जा रही है कि अगर बीजेपी जीती तो उसके पीछे वो लोग हैं जिनको योजनाओं का फायदा मिला, यानी या तो वो नैरेटिव फेक था या फिर इज्जत बचाने के लिए स्टेटमेंट दिया जा रहा है। शहजाद देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि जो अपनी हार में नैतिक जीत ढूंढने के लिए ऐसे तर्क अपना रहे हैं, जबकि पंजाब में जहां पर उनकी एक सरकार थी, अभी तो 2.5 स्टेट में सरकार बची हुई है, पंजाब एक स्टेट हुआ करती थी, तीसरे स्टेट में थी जहां पर सरकार, वहां पर मुख्यमंत्री दोनों सीट से हारे, प्रदेश अध्यक्ष अपनी सीट पर हारे हैं और मुझे लगता है तीसरे नंबर पर आए हैं। और उत्तर प्रदेश की ही बात कर लो तो उनका जो 6.5% वोट शेयर था वो 2 या 2.5% पे आ चुका है। अगर वो लोग अभी भी अपनी हार में नैतिक जीत ढूंढ रहे और हमारी जीत को हार बता रहे तो भगवान इनका भला करे। परंतु मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। देखिए, 690 सीट थी टोटल, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 356 सीटें मिली है और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का 4 राज्यों में डायरेक्ट नेक टू स्टेट 1-on-1 फाइट था। कांग्रेस पार्टी को मात्र 55 सीट मिली है, मतलब 10% में 399 सीटें थी पहले, जो अलग अलग दिशाओं में। भारतीय जनता पार्टी के पास 690 में से 399 सीटें थी पहले। मैं इस पे आ रहा हूं, कितनी मिली है? 356। मैं अपनी बात रख दूं। पंकज जी, एक-एक करके बात करते हैं सर। शहजाद बात पूरी कर रहे हैं, उसके बाद मैं लौट आऊंगा आपके पास। एक-एक करके बात करते हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की बदहाली को ढक नहीं रहा हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताने की जो कोशिश है उसके बारे में बता रहा हूं। नहीं, एक-एक करके बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है पंकज जी, आपकी कांग्रेस की बदहाली को आप ढक नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस की बदहाली क्यों हुई है जानने के लिए मैं आपके पास में आऊंगा। फिलहाल शहजाद अपनी बात पूरी कर दें सर, एक-एक करके बात करते हैं हम लोग। शहजाद देखिए आनंद जी, मैं विश्वास रखता हूं कि एक चर्चा में हम अपनी अपनी बातों को रखें और जनता तर्क के ऊपर डिसाइड करे। अगर हस्तक्षेप करके डिबेट का फ्लो तोड़ना है तो मैं इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए आनंद जी, 5 राज्यों में 4 राज्य हमारे थे जिसमें हमारी सरकार चल रही थी। वहां पर ऐसा चलन था, उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों तक कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ, वहां पर हमारी सरकार रिपीट हुई है और वोट शेयर पिछली विधानसभा के मुकाबले में बढ़ा है। उत्तराखंड में एक राजनीतिक संस्कृति है कि एक बार उनकी एक बार हमारी, उस संस्कृति को तोड़ते हुए हमारी सरकार रिपीट हुई है। मणिपुर में हमारा वोट शेयर भी बढ़ा, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। गोवा में हम पिछली बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं थे, इस बार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी बने और सरकार रिपीट हो रही है 10 साल के बाद। और पंजाब में भी हमारा वोट शेयर
बड़ा है। अब अगर कोई कहना चाहता है जिनकी 77 सीट थी पंजाब में वो 18 पर आ गए हैं, मुख्यमंत्री दोनों सीट से हारे हैं, गोवा में हारे हैं, उत्तराखंड में हारे हैं, और सब जगह हारने के बाद अगर वो फिर भी कहते हैं कि उनकी जीत है, तो मैं उनको कहता हूं कि आपकी जीत है भाई, आप सेलिब्रेट कीजिए। परंतु आज देखिए एक चीज जो तय हो चुकी है, दो मॉडल है। एक है प्रो इनकम्बेंसी वोट पैदा हुआ है 4 राज्यों में, जहां पर सरकारें रिपीट की गई है विकास, व्यवस्था और विरासत के काम के लिए, और जो सरकारें पंजाब में थी जो विभाजन का काम करती थी उनको एंटी इनकम्बेंसी ने ले डूबा है। तो ये प्रो इनकम्बेंसी क्यों है? क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है, और एंटी इनकम्बेंसी क्यों है? क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ परिवारवाद है। लेकिन मैं आज भी जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का पक्ष पिंटू यादव, बताइए जरा कि जिस वक्त आपकी रैलियों में भीड़ आती थी तो बड़े आशावान थे, कॉन्फिडेंट थे सभी लोग कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही है, वो भीड़ चली कहां गई? देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता महोदय शहजाद पूनावाला जी कह रहे हैं जी, तो मुझे ये कहना है कि देखिए, बड़े खुश होने की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 32% से ज्यादा वोट शेयर अब की बार हासिल किया। सीट भले ही कम रही, लेकिन जनता का आशीर्वाद हमें पूरा मिला है। सर 300 सीटें जीतने का दावा करने के बाद अगर आप सिमट जाते हैं इतनी सीटों पर, तो फिर कैसे खुशी की बात है ये? नहीं, देखिए, विपक्ष मजबूत हुआ है, हमारी सीटें बढ़ी हैं, हम भाजपा की सीटों को घटाया है हमने, और जनता ने पूरा साथ दिया है। जो भी है, कुछ कमियां रह गई, हम लोग आज मंथन करेंगे उस पर कि क्या कमियां रह गई। लेकिन फिलहाल ये है कि 90 ऐसी सीटें थी जहां 3000 से कम के डिफरेंस से जीती है भाजपा। चुनाव आयोग ने जो है वोटर लिस्ट में बहुत सी गड़बड़ियां की, जिसकी वजह से चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं, क्योंकि जो पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, हम लोग शिकायत करते रह गए। अधिकारियों का एक भी ट्रांसफर नहीं किया गया। जो भी जितने भी नाम काटे गए उनके लिए हम लोग ने बढ़ाने के लिए नाम दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चिल्लाते रहे कि नाम कट रहे हैं। अच्छा, मतलब चुनाव आयोग को पहले से पता था कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी को वोट करने वाला है, और जो गैर बीजेपी वाले थे उनके वोट काट दिए गए। आनंद जी सुन लीजिए, हर बूथ पे 50 से 150 तक वोट काटे गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के ही वोट थे, लेकिन हर व्यक्ति को वोट देने का, मताधिकार करने का नैतिक अधिकार है संविधान के तहत। तो ये जो कृत्य किए गए हैं। पिंटू जी, मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा सर, कि हमारी लगभग 24 लोगों की टीम थी जो 2.5-3 महीने तक लगातार कवर करती रही, और हर एक चरण को कवर किया गया। उन 24-25 लोगों ने जिन्होंने हर एक चरण को हर एक बूथ पे जाकर कवर किया, उनको कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने आके बोला गया हो कि मेरी वोट काट दी गई है या मुझे मतदान करने से रोका गया है। शायद छोटा सा कमेंट आपसे, उसके बाद में चलूंगा अंजलि राय के पास। आनंद जी, मैं एक विधानसभा की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आनंद जी, आपने मुझे मौका दिया है, ठीक है सर। जिन पे मैं कह सकता हूँ कि जिनके वोट काटे गए हैं और वोट बढ़ाए नहीं गए बाद में। ठीक है सर, शहजाद तक के नाम पे बढ़ा आ रहा हूँ सर पिंटू जी आपके पास। ठीक है सर, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास। शहजाद पूनावाला। आनंद जी, एक तो देखिए इनकी जो साथीदार है ममता बनर्जी, उन्होंने भी कहा कि ईवीएम का फॉरेंसिक होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बंगाल में भी ईवीएम का फॉरेंसिक हो या केवल उत्तर प्रदेश में हो? मतलब ये चयनात्मक कमिटमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के प्रति, मतलब मैं चुनाव जीतूं तब तो ईवीएम ठीक है, और हारूं तो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, अगर इनके पास 20-20 हजार की लिस्ट है हर असेंबली में, एक भी केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल किया है? क्योंकि ये सीधा इलेक्शन कमीशन छोड़ दीजिए, आपको भरोसा नहीं है उन पर, हालांकि ये संवैधानिक संस्था है, आपके पास हथियार है, आप जाइए उनके खिलाफ एक कंप्लेंट PIL फाइल कीजिए कि चुनाव आयोग इस तरीके से ऑपरेट कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में तो भरोसा होगा ना, अभी तक उसको तो सुप्रीम कोर्ट को तो खारिज नहीं किया ना। एक कंप्लेंट बता दीजिए। और एक बार में कह रहे कि हमारी सीटें बढ़ी। अरे भाई, अगर ईवीएम का घपलाई करना होता तो आपकी सीटें क्यों बढ़ाते? पंजाब में आम आदमी पार्टी को कैसे जीतने देते, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कैसे जीतने देते? तो ये किस प्रकार का तर्क है कि हम सीटें भी बढ़ा रहे हैं परंतु 20-20 हजार वोट भी कम हुए हैं, और केस कोई कोर्ट में जाकर नहीं दायर करना, अपनी बातों को कोर्ट तक ले जाने का काम नहीं करना है। आम आदमी पार्टी से अंजलि राय हमारे साथ। अंजलि, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अप्रत्याशित जीत आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर हासिल की है। अब क्या ये मान के चला जाए कि 2024 में विपक्ष का मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर पद के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। उनका सपना ये है कि बाबा साहब अंबेडकर का और भगत सिंह जी के जो सपने थे उनको पूरा किया जाए। बाबा साहब अंबेडकर ये चाहते थे, वो ये कहते थे कि शिक्षा जो है
वो एक ऐसा हथियार है जिससे दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग जो है वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बेड़ियों को काट सकता है। इसलिए वो अच्छी स्कूल, अच्छी शिक्षा सभी बच्चों को, गरीब लोगों को प्रदान करना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा। अंजलि जी, मेरा सवाल ये था कि 8 साल पहले बनी पार्टी एक प्रदेश में 3 बार सरकार बना लेती है, पड़ोसी देश में भी सरकार बना लेती है, 8 साल में 2 राज्य आपके पास आ जाते हैं, तो महत्वाकांक्षा तो होगी ना कि 2024 में बीजेपी के सामने अगर कोई मुख्य चेहरा हो तो वो शायद अरविंद केजरीवाल हो। ये तो वक्त बताएगा और जनता बताएगी। जनता जैसा चाहेगी, अगर वो चाहेगी कि केजरीवाल जी इस पद के लिए आए तो फिर निश्चित रूप पर वो आएंगे, लेकिन ये सब जनता की के ऊपर। अंजलि जी, ये चीज जनता थोड़ी ना बताएगी, ये तो आपकी पार्टीज बताएंगी, विपक्षी पार्टी है वो बताएंगी ये तो, क्योंकि अम्ब्रेला के नीचे बाकी पार्टी आने को राजी है कि नहीं है। अगर दूसरे राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें भी इसी तरह का मैंडेट आता है, तो फिर निश्चित है कि केजरीवाल जी भी चाहेंगे कि, या जनता अगर ये चाहती है कि केजरीवाल जी मुख्य चेहरा हो, तो क्यों नहीं। पंकज शर्मा जी, आप मानते हैं इस बात को कि कांग्रेस कहीं पीछे रह चुकी है अब राजनीतिक दौड़ में, अब रिवाइवल की जरूरत है और जब तक जो सत्ता की, जो विपक्ष का जो चेहरा है वो बदला जाना चाहिए? बिल्कुल मानता हूं, कांग्रेस दौड़ में बहुत पिछड़ गई है। कांग्रेस के अपने पाप हैं जिनकी वजह से वो इसको भुगत रही है। आज 3.25 साल पहले अगर राहुल जी कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर नहीं चले गए होते और उसके बाद 3.25 साल तक ये ऊहापोह की स्थिति न बनी रहती होती, तो विपक्ष का ये हाल न होता, कांग्रेस का भी ये हाल नहीं होता। तो अब ये जो एक सकल विपक्ष का नाकारापन है, इसका खामियाजा देश भुगत रहा है। मैं तो कहता हूं और बार बार कहता हूं कि जब तक विपक्ष अपनी रणनीति ठीक से नहीं बनाएगा और समूचा विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर नहीं देने की तैयारी करेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। तो मैं जैसा पहले भी कह रहा था कि मैं कांग्रेस की बदहाली को नहीं ढक रहा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जो अपनी जीत का नगाड़ा इतने जोर शोर से बजा रही है, मैं उसका खोखलापन आपको बता रहा हूं। उत्तराखंड में पिछली बार, उत्तर प्रदेश का मैंने बताया, उत्तराखंड में भी पिछली बार 57 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार 47 जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में शर्मा जी, मेरा कहना यह है कि जिस राज्य में उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, अगर उत्तर प्रदेश में 4 दशकों का इतिहास बदला गया तो क्या ये कामयाबी नहीं है? अब देखिए, जिस राज्य में राजनीतिक रवायत थी कि कोई पार्टी रिपीट नहीं करती है, वहां 3 मुख्यमंत्री बदले जाने का आरोप हो, चाहे पलायन का आरोप हो, चाहे कई मुद्दे हो, उनके बावजूद पार्टी रिपीट कर जा रही है। तो इसके लिए तो मतदाताओं की जो बुद्धिमत्ता है उसको, इसके लिए तो मतदाताओं की बुद्धिमत्ता को बधाई देनी चाहिए। अगर फटेहाल अर्थव्यवस्था, महामारी का प्रबंधन, किसान आंदोलन की लपटें, इतना जहर, नफरत, हिंसा, पूर्वाग्रह, दमन, छल कपट, अगर ये मतदाताओं की चिंता का विषय नहीं है तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन अगर ये मतदाताओं की चिंता का विषय नहीं भी है तो अब पूरी राजनीतिक व्यवस्था को, पंकज जी, कम से कम देखिए, आप ईवीएम को दोष दे रहे हैं लोग, आप इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं लोग, सरकार को दोष दे, कम से कम मतदाता को बख्श दीजिए सर। नहीं, मतदाता, अगर आप किसी और पार्टी के अंदर कुव्वत होती कि मतदाता का विश्वास जीते तो वो जीत चुका होता। बीजेपी के अंदर कुव्वत थी, समूची राजनीतिक व्यवस्था को बहुत गंभीरता बीजेपी के अंदर कुव्वत थी। और देखिए, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी लगलपेट के देखिए कि कल शाम इलेक्शन का नतीजा आता है और आज योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, एक्टिव मोड में इलेक्शन कैंपेन में फिर जुट चुके हैं। बाकी लोग कहां हैं? ये घर के अंदर बैठ के, कार्डे के अंदर बैठ के 100 लोगों से घिर के अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे तो यही होगा ना जो कल शाम हुआ है। मैं तो कह रहा हूं ना कि कांग्रेस पार्टी की ये गलती है। कांग्रेस पार्टी को अपनी गलतियों को सुधारना होगा अगर आगे उसको खुद को। मैं इसी चीज का उत्तर लेने के लिए आपके पास उससे पहले ये तस्वीर जरा दिखा दो सर, जो मैं एक्टिव मोड की बात करता हूं, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। ये योगी कैबिनेट की पहली, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हो रही है। कल शाम नतीजे आए हैं और आज बैठक होनी शुरू हो चुकी है। अभिवादन पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का किया गया इस जीत के लिए, उसके बाद आगे जो कार्यशैली रहनी है उसके ऊपर चर्चा होनी शुरू हो गई है। आचार संहिता के चलते जो चीजें रुक गई थी, जो प्रोजेक्ट रुक गए थे, अब आगे उस पर बात होनी शुरू हो गई है। ये लोगों के लिए भले के लिए काम होना शुरू हो गया। अवनीश जी, अनंत जी, बड़ी साफ सी बात है कि एक दिन भी रुकना नहीं, इंतजार नहीं करना। जो जनता के लिए काम करना है उसके लिए छुट्टी मनाने के लिए नहीं जाना, कहीं भी कहीं जाना, कभी कहीं जाना, कभी चार्टर्ड प्लेन से जाना, कभी किसी तरीके से जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, समूचे कोरोना काल में 2 साल से भारत, और न सिर्फ भारत, पूरा विश्व इस महामारी से त्रस्त है। किस तरीके से समूचे विपक्ष ने
मिल करके वैक्सीनेशन के खिलाफ एक अभियान चलाया। एक ने तो कह दिया, ये समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है जी, मैं नहीं लगवाऊंगा, आप भी मत लगवाना। क्या हाल होता। और बाकी के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि फाइजर की ले लो, उसकी ले लो। एक बार 3-4 मुख्यमंत्रियों ने, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के और केजरीवाल ने कि जी हमें लेने दो जी, हमें लेने दो जी, हम मंगवाएंगे जी, हमें आपके पास नहीं है जी। मना कर दिया। फिर कहा जी आप दो जी, आप दो। कभी केंद्र सरकार ने ये नहीं कहा कि पहले तो आप कह रहे थे कि हम खुद लेंगे, अब खुद क्यों नहीं लेते। जिस तरीके से भी, क्योंकि जनता को लगना इन नेताओं के लिए नहीं है, इन नेताओं के लिए नहीं है, फाइजर के लिए कोई लॉबी कर रहा है कि वहां से मंगवा लो। कोवैक्सीन के खिलाफ अभी WHO से वो नहीं मिली, कमीशन कहां से मिलेगा? ये सब चीजें किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट होती है। बीजेपी ने जिस तरीके से कार्य किया है उसको प्रतिफल मिला है। 40 से 41%। देखिए सर, मेरा मानना ये है कि लोकतंत्र के दक्षिण भारत के मतदाताओं को ये सहूलियत है कि जनता रिजल्ट सरकार को खुद दे देती है। सरकार ने बुरा काम किया चाहे अच्छा काम किया, जनता ने बता दिया वोट दे करके। सरकार ने लोगों की फिक्र की कि नहीं की, जनता ने बता दिया वोट करके। कोरोना में काम हुआ कि नहीं हुआ, जनता ने बता दिया वोट करके। जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए, जिन मुद्दों के ऊपर विपक्ष ने घेरा सरकार को, वो मुद्दे जनता मुद्दे मानती थी कि नहीं मानती थी, ये जनता ने बता दिया वोट करके। नतीजा सबके सामने है। लेकिन पिंटू शर्मा जी बताइए जरा कि अखिलेश यादव अब आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या है? सीधा 27 की तैयारी है, ये 24 में कोई इंटरवेंशन है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जो ये हार हुई है, इस पे पूरी तरह से अपना प्लान आगे बताएगी और जो भी बातें होंगी, जो भी कमियां रहेगी, उनको सुधार किया जाएगा। 2024 में हम लोग की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं और 2027 में भी सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और अब की बार मजबूत विपक्ष मिला है, 47 से 137 हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से जनता के हक के लिए आवाज उठाएंगे, बेरोजगारों के रोजगार के लिए आवाज उठाएंगे। जो भी जनता ने हम लोगों को सम्मान दिया है, उसके जो वादे पर, विश्वास पर हम लोग खरा उतरेंगे। ठीक है, शहजाद पूनावाला। आनंद जी, मैं कुछ आंकड़े आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि देखिए, आज ऑपरेशन गंगा तो समाप्त हो गया, पर ऑपरेशन प्रोपेगेंडा अब भी जारी है। अपने नेता को बचाने के लिए किस तरीके से जनता को मुद्दे नहीं समझे, ये तर्क दिए जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, लखीमपुर खीरी, वहां पर तो मुद्दे समझे ना लोगों को, पूरा स्वीप किया। उन्नाव, वहां पर भी लोगों को समझा ना मुद्दा क्या था, पूरा स्वीप किया। हाथरस विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। सर देखिए आनंद जी मैं सर देखिए डिबेट में डेकोरम में रखता हूं, सर शिरकत नहीं कर पाऊंगा। एक सेकंड, पिंटू यादव जी डिबेट में सर ये डेकोरम में रखता हूं सर कि एक एक करके बात किया जाए। एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। और दरख्वास्त मेरी हर अपने मेहमान से रहती है, नहीं जो ये हारे हैं उस पर भी जवाब दे। मैं कह रहा हूं सर, शहजाद का जवाब पूरा होने के बाद पिंटू यादव मैं आपके पास में आऊंगा, पूरा वक्त आपको मिलेगा। आपको 1, 2, 4, 10, 20 जितने सवाल पूछने आप सवाल पूछेगा, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं सर, एक एक करके, ताकि जो व्यूअर है, जो दर्शक है, उसका समय कम से कम खराब ना हो। आनंद जी मुझे लगता है, जी शहजाद, आनंद जी मुझे लगता है कि जिनके पास तर्क नहीं होते वो इस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं। मैं अपनी बात को पूरा कर देता हूं। इन्होंने एक माहौल बनाया था कि जाट वोटर भी हमारे खिलाफ है, मतलब किसान, शुगरकेन बेल्ट की 9 जाट बहुल सीट, हालांकि मुझे इस प्रकार से एनालिसिस करना अच्छा नहीं लगता, 9 सीटों। मैं बड़ी माफी के साथ शहजाद को रुकना चाहूंगा, मैं सीधा रुकना चाहूंगा लखनऊ का, जब इस की आदर्श मौजूद है इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर, और वहां पर कुछ हलचल इस वक्त देख रहे हो आदर्श जी। आदर्श बताइए जरा। हट जाओ ना यार। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से निकल रहे हैं और सीधा राजभवन जाएंगे। आदर्श, शायद आपकी आवाज अब तक बहुत साफ नहीं पहुंच पा रही, कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को आप ही के कैमरे के फ्रेम से कि मुख्यमंत्री आवास से ये पूरा सीएम का काफिला निकल चुका है, बाहर सिक्योरिटी पूरी मौजूद है, और अब सीधा जैसा कि आदर्श ने अपनी शुरुआती यहां से निकल गए हैं। ये 5 कालिदास मार्ग यानी मुख्यमंत्री का आवास है, और यहां से अपने तमाम कैबिनेट के साथियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब राजभवन के लिए निकले हैं, जहां पर वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलेंगे और उसके साथ ही साथ अपने पूरी कैबिनेट का, अपने मंत्रिमंडल के सभी साथियों
के साथ इस्तीफा देंगे और उसके बाद ही नई सरकार के गठन को लेकर बातचीत होगी। हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो साथी हैं कैबिनेट उनके साथ निकले हुए हैं। कुछ एक अधिकारी जो हैं वो अभी यहाँ से जा रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ। अगर आप देखें तो अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी जो है यहाँ से निकल रहे हैं और इनके साथ तमाम अधिकारी और मंत्रिमंडल के जो साथी हैं वो यहाँ से गए हैं, राजभवन पहुंच रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट का समय यहाँ पर राजभवन पहुंचने में लगेगा और वहां पर इस्तीफा है, जो आखिरी इस्तीफा है इस पूरे मंत्रिमंडल का, जो आखिरी बैठक थी उसका इस्तीफा जो है वो देंगे और उसके बाद फिर नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि तकरीबन 15 मार्च के दिन सरकार के गठन का फैसला हो सकता है, यानी ओथ हो सकती है। 14 मार्च के दिन विधायक दल की बैठक जो है वो भी हो सकती है और उसी को लेकर जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू हुई है। जी आदर्श, बिल्कुल ये तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री आवास से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहर निकले और जैसा कि मनीष इस वक्त राजभवन में मौजूद है। मनीष, बैठक की अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ और वो सीधे राजभवन पहुंच रहे हैं। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंपेंगे। सरकार की गठन की कार्रवाई की औपचारिक रूप से शुरुआत होगी। दावा भी पेश करेंगे सरकार बनाने का। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि होली से पहले नई सरकार शपथ ग्रहण कर लेगी। कौन कौन मंत्रिमंडल के चेहरे होंगे, किसे शामिल किया जाएगा, क्षेत्रीय आधार पर सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए, वरिष्ठता को देखते हुए, तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पर मंथन करने के बाद नई सरकार का आकार तय होगा, स्वरूप तय होगा। लेकिन फिलहाल पुरानी विधानसभा जो नए चुनाव विधानसभा की गठन की कार्रवाई से पहले भंग होती है और वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं, इस्तीफा देंगे मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट सहयोगियों का धन्यवाद भी दिया था, जो बीते 5 साल में सरकार चलाने के लिए जितने बड़े फैसले हुए, जो जनता के हित के लिए थे, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थे, जो सोशल वेलफेयर के लिए थे, उन सब को लेकर अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने मुख्यमंत्री में विश्वास। नहीं, देखो आज हम लोग का मंत्रिमंडल आपस में मिला था और जाहिर सी बात है इस मंत्रिमंडल के बाद ये अंतिम बैठक थी इस कार्यकाल की। अच्छा। और इस कार्यकाल की अंतिम बैठक में जो सामूहिक रूप से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के लिए अंतिम उसके लिए जाएंगे, राज्यपाल जी से मिलने के लिए जाएंगे और उनको सूचित करेंगे। अच्छा, इस्तीफा देंगे? नहीं, निश्चित रूप में नई विधानसभा के गठन के लिए आग्रह होगा। अच्छा। और जिसमें विधानसभा का विघटन के लिए निश्चित रूप में वो आग्रह कर सकते हैं। शपथ ग्रहण कब? अभी सब बाद में निर्णय होगा। अभी सर कोई डेट आई है क्या कि 15 मुझे इसका। अच्छा, तो देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ में। अगर आप यहाँ पर देखें तो और भी जो मंत्रीगण हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। ये तमाम दूसरे मंत्री हैं। अगर आप देखें तो ब्रजेश पाठक हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो दूसरे और मंत्री हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। तस्वीरें हम आपको मुख्यमंत्री आवास के बाहर से दिखा रहे हैं, जहाँ पर लगातार जो उनके सहयोगी मंत्री हैं वो यहाँ उनके निकलने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। अगर आप तस्वीरों में देखें तो अभी यहाँ पर मोती सिंह जी हैं, वो भी यहाँ से निकल रहे हैं, हालांकि चुनाव हार चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो देखिए फिलहाल बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तय हो चुका है कि अब ये बैठक जो थी वो आखिरी बैठक थी और इसके बाद अब इस सरकार के विघटन और नई सरकार के गठन को लेकर मंत्रिमंडल जो है वो इस्तीफा देने जा रहा है राजभवन और इसके बाद ही नई डेट जो है वो आएंगी ताकि अगली सरकार के गठन को लेकर कार्रवाई शुरू हो सके। बिल्कुल मनीष, तस्वीरें हमारे सहयोगी मनीष यादव और आदर्श सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं और जिस वक्त मुख्यमंत्री आवास से निकले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो सबसे पहले टाइम्स भारत पर आदर्श सिंह को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस वक्त वो वहां से निकले। उसके ठीक 2 मिनट बाद जब राजभवन पहुंचे तो वहां हमारे सहयोगी मनीष मौजूद थे। लेकिन मनीष, अब राज्यपाल से सीएम की मुलाकात होगी, अब इसका पूरा प्रारूप क्या रहने वाला है? इस्तीफा दिया जाएगा, नई कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की जाएगी? देखिए, एक औपचारिक रूप से पुरानी विधानसभा खत्म होती है और नई विधानसभा का कार्यकाल शुरू होता है, नई विधानसभा गठित होती है। तो ऐसे में चूंकि मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे नई सरकार की गठन की कार्रवाई शुरू नहीं होगी। तो उसी कवायद का हिस्सा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिल रहे हैं, अंदर पहुंच गए राजभवन में
जो मुलाकात है वो चल रही है। अक्सर परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री चाय पीने जाते हैं राज्यपाल के यहाँ। बीते 5 साल में जो कामकाज किया उसके बारे में चर्चा होती है, धन्यवाद दिया जाता है सरकार का सहयोग करने के लिए, तो वही कवायद चल रही है। हालांकि अभी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे कि नहीं ये जानकारी नहीं है। उस बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में ये तय होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलकर नई सरकार के गठन के लिए अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और फिर उसके बाद शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय होगा। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है कि होलिका दहन से पहले यानी 15 या 16 मार्च को सरकार के गठन की कार्रवाई शुरू हो सकती है, शपथ ग्रहण लिया जा सकता है। उससे पहले मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा भी प्रस्तावित है। दिल्ली में पार्टी के आला कमान से मिलना है। जो यूपी बीजेपी की कोर कमेटी है उसके नेता भी वहां मौजूद रहेंगे। उन सबकी बैठक के बाद सरकार का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन लोग मंत्री बनेंगे, कई पुराने चेहरे को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, कुछ नए चेहरे जो चुनकर आए हैं, सामाजिक समीकरण भी साथ में होंगे। तो ये पूरा खाका खींचा जाएगा और सरकार का एजेंडा क्या रहेगा, क्योंकि पिछली दफा मालूम है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद जो पहली कैबिनेट बैठक की थी उसमें किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था। तो इस बार भी कोई ऐसा फैसला सरकार के गठन के बाद तुरंत लिया जाना है जो जनहित में हो, जो जनता के लिए